सिर्फ साउंड चेक कर ले। साउंड चेक कर ले। परफेक्ट। हाँ, सीआरबीआई कंटिन्यू कर लेते हैं। कल बात हो रही थी लास्ट में, एक तो पहले रजिस्टर्ड वैल्यूअर के बारे में अपन ने देखा कि भाई आरपी क्या करेगा, 2 रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करेगा और उसके बाद तीसरे की जरूरत पड़ेगी। क्या रीजन थे? हाँ, या तो सीओसी अगर डिसाइड करें, सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है, L1 क्या था, L2 क्या था? डिवाइड बाय हायर वैल्यू। ठीक है, तो वो अब उन्होंने जैसा बेस बोला अपने को वैसे ही रहना पड़ेगा कि भाई अगर डिवाइड बाय हायर वैल्यू बोला है तो अपने वैसे ही कंसिडर करेंगे। अब ये तो चलो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की स्टोरी हो गई, इनमें से दो कोई भी एक रीजन हो सकता है, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करना पड़ेगा, वो वैल्यूएशन देगा, उसके बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो मेन आंसर था अपना, सेक्शन नंबर 29A पे बात हो रही थी, पर्सन हु आर नॉट एलिजिबल टू बी अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। और इसमें हमने काफी सारे जो प्रोविजंस है वो पढ़े थे, लेकिन कुछ पेंडिंग भी थे, तो जो पढ़े वो भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं और बाकी कंप्लीट करते हैं। फिर 29A नया सेक्शन है, अमेंडमेंट ऐड हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। रीजन बीइंग के इसी से क्लैरिफाई होगा कि कौन रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। जितने भी लोग ऐसे लोचे वाली पार्टी जो भी है ना, जिनकी वजह से प्रॉब्लम हुई है पास्ट में या हो सकती है, उन सबको अलग रखा है। तो पहले तो कॉर्पोरेट डेटर को अलग कर दिया कि भाई आप लोग जो मैनेजमेंट में ऑलरेडी हैं, जिन्होंने कॉर्पोरेट डेटर को इस हालत में पहुंचाया है, आप में से तो कोई भी वेलकम नहीं है, ये तो इम्प्लाइड सी बात है। बाकी के लोगों को अलाउ कर सकते हैं। तो जो डिसअलाउड है उसमें एक तो अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी अनडिस्चार्ज है, अभी उसके ऊपर खुद के ऊपर इंसॉल्वेंसी का मैटर चल रहा है, तो वो ये चीज नहीं कर पाएगा। विलफुल डिफॉल्टर की बात की थी, विजय माल्या वाला मैटर। सी पॉइंट काफी डिटेल था, इंपॉर्टेंट था, उस पर हम बात कर रहे थे कि भाई जिस कॉर्पोरेट डेटर की बात हो रही है, वो कॉर्पोरेट डेटर जो है वो एनपीए में चल रहा है पिछले 1 साल से। आपकी वजह से ही शायद ये हुआ है, बिकॉज आप उस कॉर्पोरेट डेटर के या तो प्रमोटर हो, या मैनेजर हो, या कंट्रोलर हो, तीन में से कोई भी हो, या फिर आपका खुद का अकाउंट भी इंडिविजुअली भी एनपीए में चल रहा है। तो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, वो क्या इस कंपनी को अब इस चीज से बाहर निकालेगा? और ये एनपीए 1 साल पहले से क्रिएट हो चुका है, ये हमने देखा, तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहेगा, ये बात हो रही थी। प्रोविजो में फिर एक ऑप्शन दे दिया कि बोले चलो अगर आपको इस कंडीशन से बचना है, पैसे चुका दो, फटाफट बात खत्म करो, पैसा दे दो, इंटरेस्ट पे कर दो, चार्जेस पे कर दो, और फिर आपके ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा। तो एनपीए वालों की रिकवरी इस बहाने जल्दी हो जाएगी। वैसे नेक्स्ट प्रोविजो में क्या बोला था? हाँ, अगर एप्लीकेंट कोई फाइनेंशियल एंटिटी है तो उनके ऊपर, और वो इसके रिलेटेड पार्टी भी नहीं है, आउटसाइडर है, तो फिर उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई होता है, बिकॉज फाइनेंशियल एंटिटीज के एनपीएस के मैटर कहीं ना कहीं चल ही रहे होते हैं, तो उसमें फिर आप उनको रोक नहीं सकते। एक्सप्लेनेशन 1 में तो वही रिलेटेड पार्टी वाली स्टोरी बताई कि जस्ट बिकॉज कोई फाइनेंशियल एंटिटी है जिसका डेट इक्विटी में कन्वर्ट हो गया मजबूरी में, तो उस वजह से वो रिलेशन नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि मजबूरी है, जानबूझ के उन्होंने ऐसा कोई इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया कंपनी में, लेकिन क्योंकि उनके पैसे निकल नहीं रहे थे तो कुछ पोर्शन उनको इक्विटी में कन्वर्ट कराना पड़ा। तो दैट ट्रांजेक्शन डज नॉट रिजल्ट इन द रिलेशन ऑफ अ रिलेटेड पार्टी बिटवीन द कॉर्पोरेट डेटर एंड द इन्वेस्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो पॉइंट हमने एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखा, वो बहुत अच्छा पॉइंट ध्यान में आ रहा है। जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट अभी ऑलरेडी पास्ट में किसी सीआईआरपी में पार्टिसिपेट किया, जैसे आज करने आया है, और वहां पे जो उसको कंपनी मिली या कॉर्पोरेट डेटर उसने अक्वायर किया, इसका कंट्रोल लिया, उसका खुद का एनपीए चल रहा था, बट ये एनपीए इसकी वजह से नहीं क्रिएट हुआ। ये तो एनपीए तो ऑलरेडी था, तभी वो सीआईआरपी में उसको टेक ओवर करने गया। अच्छा, इस बात को अभी तक 3 साल पूरे नहीं हुए और वो मैटर वहां पे चल रहा है, तो वो एक अलग मैटर है। यहाँ पे इसके ऊपर इस वजह से रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा कि वो एक एनपीए वाली कंपनी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बोलेगा मेरे आने से पहले एनपीए हो गया था, मैं तो बाद में आया। हाँ, मेरी वजह से एनपीए हुआ होता है, जब एनपीए हुआ तब मैं प्रमोटर होता या मैनेजर होता तो वो रिस्ट्रिक्शन समझ में आता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टाइम लिमिट है 3 इयर्स की, ये भी खास आपको ध्यान रखनी है। डी पॉइंट में वो ऑफेंस वाली बात हो रही थी, कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज्यादा, 2 साल या उससे ज्यादा की जेल, अगर ये 12 शेड्यूल वाले ऑफेंसेस में हुई हो, वो लिस्ट आज देख लेते हैं, कल बाकी थी। और बाकी किसी मैटर में अगर 7 साल या उससे ज्यादा की जेल हुई हो, तो इसमें मैंने आपको बोला था +2, क्योंकि इसके बाद भी और 2 साल तक आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहेगा। कूलिंग ऑफ पीरियड बोल लो, वैसा है। तो ये कंडीशन थी, वो ये प्रोविजो यहाँ पे लिखा है।
सेकंड प्रोविजो बाकी रखा था वो आज देख लेते हैं। फिर उसके बाद ई पॉइंट पे बात हो रही थी, डिसक्वालीफाइड टू बी अ डायरेक्टर, कौन सा सेक्शन था? 4 सेक्शन तो कल मेरे को याद करा दिया, लेकिन इस पे नहीं आए थे। ठीक है, फिर सेबी ने प्रोहिबिट कर रखा है ट्रेडिंग करने से, तो रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। अच्छा, फिर ये वाला पॉइंट भी था, प्रमोटर, मैनेजर, कंट्रोलर, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे है ना जिनके ऊपर डाउट है, प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, अंडर वैल्यूड, एक्सटॉर्शनेट या फिर फ्रॉडुलेंट, ऐसे ट्रांजेक्शन कंपनी में हो रहे हैं और आप उस कंपनी से जुड़े हुए हो, तो फिर आपको कैसे अलाउ कर सकते हैं कि आप एप्लीकेंट बन सको? तो बिकॉज ऑफ दीज ट्रांजेक्शन आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, ये पॉइंट था। एक्सेप्शन में वो सेम बात है जो हमने पहले देखी, एच पॉइंट अपना बाकी था। तो इस पे चलने से पहले ना वो देख लेते हैं जो 12 शेड्यूल की बात हो रही थी। ऐसा वो शेड्यूल वैसे लर्न नहीं करना, ऐसे नॉलेज के लिए कि उनमें से कितने एक्ट ऐसे हैं जो आपने पढ़े हुए, तो रिकॉल हो जाएंगे। ये लिस्ट है, देख लो इनमें से कितने पढ़े हुए लग रहे हैं। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट, एफटीडीआर शायद नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा? ये जो आपके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी के रूल्स आते हैं ना, वो इसी एक्ट के अंडर आते हैं। आरबीआई आपको पता है, एक्साइज एक्ट अब खत्म हो चुका है। फूड एडल्ट्रेशन, एसेंशियल कमोडिटीज, एससीआरए पढ़ा है आपने? इनकम टैक्स तो जैसे कैसे पढ़ा, लेकिन पढ़ा। कस्टम्स एक्ट भी नाम का पढ़ लिया था थोड़ा बहुत, जस्ट इट वाज अ कस्टम, तो पढ़ना पड़ा और कुछ नहीं। फिर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ये सब अपने एसबीआईएल वाले। फॉरेन एक्सचेंज, ये पोल्यूशन, एसआईसीए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बेनामी, करप्शन, सेबी, फेमा, कंपटीशन, मनी लॉन्ड्रिंग, एलएलपी, एफसीआरए, कंपनीज एक्ट, ब्लैक मनी, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, ओके। अनडिस्क्लोज इनकम वाला है ये जो, हाँ, जो ब्लैक मनी डिक्लेरेशन का नहीं आया था बीच में, मोदी जी ने स्कीम निकाली थी कि ब्लैक मनी डिक्लेयर कर दो सामने से, और उस पे जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आप इंटरेस्ट पे करके फ्री हो सकते हो। वो इसी एक्ट में था, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था वो भी। आईबीसी तो पढ़ ही रहे, सीजीएसटी, ये देखो और भी एक्ट अगर इसमें नोटिफाई करने हो तो हो सकते हैं। दिस इज शेड्यूल 12। अगर इनमें से कोई एक्ट में आपके ऊपर कोई कन्विक्शन आया है, तो उसमें से 2 साल या उससे ज्यादा की जेल हुई होगी तो अपने उस कंडीशन में कवर हो जाएंगे, वैसा है। और इसके अलावा और कोई एक्ट हो जो इस लिस्ट में नहीं है, तो वहां पे 7 साल या उससे ज्यादा की जेल होगी, कोई रिस्ट्रिक्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, तो ये कंडीशन। चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं टॉपिक पे वापस। एच पॉइंट यहाँ से बाकी, ठीक। अब यहाँ पे ना बात हो रही है गारंटी की। आपने ना कॉर्पोरेट डेटर के फेवर में गारंटी दे रखी है। यू आर ट्राइंग टू बी a resolution applicant, but you are a guarantor of the corporate debtor to some third party। मतलब कॉर्पोरेट डेटर है, जैसे किसी बैंक से लोन लिया हो, बैंक वालों ने बोला होगा कोई गारंटर लेके आओ, आप गारंटर बन के गए थे, और अभी भी वो रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अच्छा, डेट तो अभी तक चुकाया है ही नहीं, बैंक वालों का तो पैसा इसमें बाकी पड़ा है। ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर सीआईआरपी में आया है, तो उस बैंक का पैसा भी बाकी पड़ा है जिसकी आपने जिस मामले में गारंटी ली थी। तो कॉर्पोरेट डेटर ने तो पैसा चुकाया नहीं, आपने भी तो पैसा नहीं चुकाया, तो कहीं ना कहीं तो आप रिलेटेड पार्टी हो गए ना। तो आप रेजोल्यूशन प्लान लेके जाओगे तो आप तो इस केस में इनसाइडर पार्टी हो गए, आपको कैसे अलाउ करेंगे, क्योंकि आपने खुद गारंटी दे रखी है। मतलब जो भी होगा, कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसिस पे इन फ्यूचर इस डिसीजन का इम्पैक्ट तो आना ही वाला है। तो वो न्यूट्रल पार्टी वाला केस नहीं रहेगा ना, इसलिए आपको यहाँ पे रोकने की बात की है। अब लैंग्वेज देख लो, हैज एग्जीक्यूटेड अ गारंटी इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। क्रेडिटर मतलब वही जो बैंक की बात हो रही है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर against which an application for insolvency resolution made by such creditor has been admitted under this code, and such guarantee has been invoked by the creditor and remains unpaid in full or in part। मेन बात तो हुई, इट इज अनपेड। पैसा मिल गया होता, आपने चुका दिया होता, या कॉर्पोरेट डेटर ने उसका पैसा दे दिया होता, फिर तो ये प्रॉब्लम थी नहीं ना। लेकिन सिचुएशन क्या है, जिस कंपनी के अगेंस्ट सीआईआरपी की बात हो रही है, वो कंपनी जो है, उन्होंने जो बैंक से लोन लिया हुआ था वो अभी तक पे ऑफ नहीं हुआ है,
और जो गारंटर है उसने भी पे ऑफ नहीं किया और कंपनी ने भी पे ऑफ नहीं किया। दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये कंडीशन है। इट मे बी नोटेड दैट pursuant टू सेक्शन 240 capital A, notwithstanding anything to the contrary content in this code, the provisions of clauses C and H, C अभी जो पढ़ के आया है वो एनपीए वाला, और एच वाला कौन सा था, यही वाला जो पढ़ रहे हैं, गारंटी वाला, ठीक है। shall not apply to the resolution applicant in respect of CIRP or pre-packaged IRP of any micro, small और medium enterprise। मतलब एमएसएमई के ऊपर ना ये क्लॉजेज एप्लीकेबल नहीं, एमएसएमई को बेनिफिट दिया हुआ है वैसा। चलो ठीक है, कंटिन्यू करें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट टू डिसेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू क्लॉजेस ए टू एच। मतलब सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, ए से लेकर एच तक अभी तक जितने पढ़े। अंडर एनी लॉ इन अ ज्यूरिसडिक्शन आउटसाइड इंडिया। अब इसका मतलब ये है कि इंडिया के बाहर के किसी भी कंट्री के किसी भी कोर्ट ने अगर आपको सिमिलर मैटर में आपके ऊपर चार्जेस लगाए हैं या फिर इस तरीके की इनएलिजिबिलिटी डिस्क्वालिफिकेशन आपके ऊपर इम्पोज किए हैं, तो इंडिया में भी आप डिस्क्वालीफाइड। हो सकता है कि यूएस के किसी कोर्ट में यूएस के लॉज के हिसाब से आपको ऐसे मैटर्स में डिस्क्वालीफाई किया हो। इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी देखो यार उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया तो कुछ तो किया होगा आपने, हमें भी रिस्क नहीं लेना। ये वैसा हो गया, एक बार नाम बिगड़ गया ना दूसरे देश में, तो यहाँ भी प्रॉब्लम आ जाएगी, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैज अ कनेक्टेड पर्सन नॉट एलिजिबल अंडर क्लॉजेज ए टू आई। मतलब आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, लेकिन आपका कोई कनेक्टेड पर्सन है जो इनमें से किसी भी क्लॉज में डिस्क्वालिफाइड है। कनेक्टेड पर्सन काइंड ऑफ रिलेटेड पार्टी जैसे कंपनी में होता है, तो वो पॉइंट है। अब है ना, कनेक्टेड पर्सन का मतलब क्या, थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। अब इसमें ना एक करेक्शन करना है। ये जो एक्सप्लेनेशन नंबर 5 लिखा है ना, ये 1 है, ये अमेंड हुआ है, पहले 5 था, फिर कुछ एक्सप्लेनेशन चेंज हुए तो ये 1 हो गया। और मॉड्यूल में इन्होंने जो ऊपर का पूरा कंटेंट है, काफी चीजें सब अमेंडेड है। ये टेबल डालना ना, उसमें एक्सप्लेनेशन नंबर चेंज करना भूल गए, तो ये ऑनलाइन मैंने वेरीफाई भी किया एक्ट में, तो दिस इज एक्सप्लेनेशन नंबर 1। और उसमें मेंशन किया है कि पहले 5 था तो भूल गए, और ये एक्सप्लेनेशन 2 ये बराबर है, बट 1 और 2 होना चाहिए था, चेंज करना रह गया। अब कनेक्टेड पर्सन का मतलब क्या वो समझाया हुआ है। एनी पर्सन हु इज अ प्रमोटर, मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। ये एप्लीकेंट का प्रमोटर, उसका मैनेजर, उसका कंट्रोलर जो अप्लाई कर रहा है, तो वो उसका कनेक्टेड पार्टी हो गया, इम्प्लाइड है। तो अगर ये पर्सन जो है वो डिस्क्वालिफाइड है, तो ये रिजोल्यूशन एप्लीकेंट भी तो डिस्क्वालिफाइड ही हो गया। ठीक है, समझ आया। दूसरा, एनी पर्सन हु शैल बी द प्रमोटर और इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। तो कॉर्पोरेट डेटर के साथ जो कनेक्टेड है वो भी यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड, और रिजोल्यूशन एप्लीकेंट के साथ जो कनेक्टेड है अगर वो डिस्क्वालिफाइड है तो इसके ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। तो कनेक्टेड पर्सन में कौन आ सकता है, दो सिंपल वर्ड्स में बता दिया।
रेजोल्यूशन एप्लीकेंट या कॉर्पोरेट डेटर दोनों का, प्रमोटर, कंट्रोलर या फिर मैनेजर, ठीक। और जो पता है ऊपर अपन ने एक दो प्रोविजो पेंडिंग छोड़े थे, वो ये है, ये पॉइंट है। अब ये पता चला तो मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ। वो प्रोविजो एक बार देख। एक ये था ई वाले पॉइंट में और ये डी वाले पॉइंट में। अब वो रिलेट होगा धीरे धीरे। तो क्या बोला डी पॉइंट में, बोला था हैज बीन कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू अ कनेक्टेड पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज 3 ऑफ एक्सप्लेनेशन 1। ठीक है, मतलब वहां पे ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन शॉर्ट अगर आपको पनिशमेंट हुई भी है और कन्विक्शन हुआ भी है तो भी आप डिस्क्वालिफाइड नहीं। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो रिलेट होगा। हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years फॉर 7 years, ये वाला पॉइंट था। तो डिस्क्वालिफिकेशन मतलब आपको अगर कन्विक्शन आया है और ये वाली कंडीशन है तो इतनी जेल हुई है तो आप डिस्क्वालिफाइड हो। जेल सेंटेंस खत्म होने के बाद भी 2 साल तक डिस्क्वालिफाइड हो, ये बात तो क्लियर थी। सेकंड प्रोविजो ऐसा बोल रहा है दिस क्लॉज मतलब ये जो पूरी कंडीशन है शैल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू अ कनेक्टेड पर्सन। कनेक्टेड पर्सन मतलब वही जो भी बात हो रही थी वहां पे, referred to in clause number 3 of explanation number 1। तो जाके देख लेते हैं क्लॉज नंबर 3 में कौन सा कनेक्टेड पर्सन है जिसकी बात हो रही है, उस पर ये पॉइंट अप्लाई नहीं होगा, तो उसके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा जो अभी लग रहा था। ये रहा, ये क्लॉज नंबर 3 ऑफ एक्सप्लेनेशन नंबर 1 से मैंने चेंज कराया। अब देखो इसमें बात किसकी हो रही है, द होल्डिंग कंपनी, द सब्सिडरी कंपनी, द एसोसिएट कंपनी और रिलेटेड पार्टी ऑफ अ पर्सन रिफर्ड टू इन क्लॉजेज 1 and 2। क्लॉजेज 1 and 2 मतलब ये दोनों। तो ये जो दो एंटिटीज हैं इनकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, उनको इस चीज से अलग रखा जाएगा। तो अगर इन दोनों में से किसी का कोई कन्विक्शन आया है, ऐसा कुछ है, तो उसका असर उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी पर नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट ये लोग एलिजिबल होंगे टू बी फाइलिंग एंड रिजोल्यूशन प्लान एज अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, इनको अलाउ किया गया। इसलिए थर्ड पॉइंट जो है उसके ऊपर वो पॉइंट एप्लीकेबल नहीं। सेम बात वहां पे ही बोली जो डायरेक्टर वाला पॉइंट, वो भी देख लो, डिस्क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट, उसमें भी सेम प्रोविजन। ये रहा ई पॉइंट में, a person is disqualified to act as a director under the Companies Act 2013। तो अगर वो डिस्क्वालिफाइड है 164 में तो यहाँ पे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता, यही बात है। बट प्रोवाइडेड दैट में क्या बोला, दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू अ कनेक्टेड पर्सन रिफर टू इन क्लॉज 3। मतलब इस डायरेक्टर की जो होल्डिंग कंपनी है, जहाँ पे डायरेक्टर है, जो सब्सिडरी कंपनी, जो एसोसिएट कंपनी है, उन कंपनीज के ऊपर इसकी हरकतों की वजह से रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। कहने का मतलब ये है, डिस्क्वालिफाइड कौन है, वो डायरेक्टर है। क्यों ऐसा, क्योंकि उसने 164 में कंडीशंस फुलफिल नहीं की। तो ये तो एक इंडिविजुअल की गलती हुई ना, पूरी कंपनी क्यों नुकसान झेल रही है। तो जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है उस कंपनी की होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट, तो दूर का कनेक्शन नहीं हो गया। डायरेक्टर जिस कंपनी में है उस कंपनी की बात नहीं हो रही, उसकी भी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट की बात हो रही है। तो बोला वो जो एंटिटीज है ना वो कनेक्टेड पर्सन में नहीं आएंगी और उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा। तो उनमें से कोई एंटिटी के नाम से अगर कोई रेजोल्यूशन प्रपोजल आता है तो वो कंसिडर किया जा सकता है। स्टोरी क्लियर, ठीक है। तो इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी क्या बोलना चाह रहे हैं। कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, अभी भी कुछ डाउट हो, नहीं समझ आ रहा होता। पॉइंट समझ आ गया। देखो बात डायरेक्टर की हो रही थी, बोला डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है 164 में। तो ये डायरेक्टर कोई ना कोई कंपनी में तो अपॉइंटेड हो गई। इस कंपनी की जो होल्डिंग, सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी, इनकी क्या गलती, बोले ये तो बहुत दूर का रिलेशन हो गया। तो अगर इनको कोई रिजोल्यूशन प्लान प्रपोज करना हो कॉर्पोरेट डेटर को लेके तो ये लोग कर सकते हैं, इनको रिस्ट्रिक्शन में नहीं डाला। ये डिस्क्वालिफाइड, लेकिन ये लोग डिस्क्वालिफाइड नहीं, दूर का रिलेशन हो गया, समझ आया, ये अलाउ कर दिया वैसा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वैसे रिलेटेड तो होते ही हैं, बट इस पॉइंट के लिए रिलेटेड नहीं माना है। ऐसे तो कनेक्टेड ही होते हैं ना, बट इस पॉइंट के लिए उनको प्रोविजो का मतलब क्या, एक्सेप्शन। तो नॉर्मली दे आर रिलेटेड, बट फॉर दिस पॉइंट दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड, सो दे कैन अप्लाई, वैसा हो गया। स्पेशल बेनिफिट दे दिया ना। चलो नीचे वही समझाया रिलेटेड पार्टी में क्या इंक्लूड नहीं होता, ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, अपन देख चुके हैं वो कन्वर्जन वाला, डेट इनटू इक्विटी, है ना, वो बात की थी ना, फाइनेंशियल एंटिटी वाला सेम पॉइंट है। इसके नीचे ना फाइनेंशियल एंटिटी वर्ड जो अपन बार बार यूज कर रहे हैं उसका मीनिंग समझाया है, वही बैंक्स, ठीक है। तो बैंक्स और इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, एआरसीज, एआईएफ, ये सारे पॉइंट्स अभी आपके वो सीएफ वाले में डिटेल में अच्छे से कवर होंगे, तो वो अभी डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे तो चल जाएगा। कंपनी 29A पूरा। अब देख लो यहाँ तक आपको कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर, आगे देख सकते हैं। 29,
कौन सा? हाँ, वापस बताओ। उसमें भी तो सेम ही पॉइंट है, बता दो। जी वाले में इसका रेफरेंस आया था। ओके, नहीं इसमें तो ऐसा बोला है, ये जो जे पॉइंट है इसमें ये बोला कि अगर आपका कोई कनेक्टेड पर्सन इनमें से किसी क्लॉज में डिस्क्वालिफाइड है तो आप भी डिस्क्वालिफाइड। ये अलग पॉइंट है और डायरेक्टर वाला प्रोविजो अलग पॉइंट है, दोनों को डायरेक्टली रिलेट नहीं करना। इसमें ये बोला हुआ है कि भाई अगर आपका कोई कनेक्टेड पर्सन ए से लेके आई में कहीं पे भी डिस्क्वालिफाइड हो गया तो आप भी डिस्क्वालिफाइड हो गए। ये वो रिलेशन वाला इम्पैक्ट आ गया कि जो पर्सन है वो आपसे कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, वो ये है। कनेक्टेड पर्सन की ये 3 पॉइंट्स में डेफिनेशन है, इनमें से किसी में भी आप कवर हो गए ना तो आप और वो सामने वाला पर्सन कनेक्टेड पर्सन है। तो अगर वो डिस्क्वालिफाइड है, आप भी डिस्क्वालिफाइड हो। तो आपके साथ वो कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है, उसके 3 एग्जांपल्स है। एनी पर्सन हु इज प्रमोटर और इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। भाई आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हो, एक आपका प्रमोटर होगा आपकी कंपनी का। अगर वो प्रमोटर डिस्क्वालिफाइड है तो आप भी डिस्क्वालिफाइड हो। आप डिस्क्वालिफाइड हो तो प्रमोटर भी डिस्क्वालिफाइड है, बिकॉज आप दोनों कनेक्टेड हो। तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कोई भी हो सकता है, उसका मैनेजर, उसका कंट्रोलर, उसका प्रमोटर। अगर वो उनमें से कोई इस लिस्ट में ऊपर कहीं पे कवर हो चुका है तो उसकी वजह से आप भी डिस्क्वालीफाई हो गए। नीचे वाले पॉइंट में भी सेम बात बोली है। एनी पर्सन हु शैल बी प्रमोटर और इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ये तो पहले से ही पता है अपने को। कॉर्पोरेट डेटर का प्रमोटर, कॉर्पोरेट डेटर का मैनेजर, कॉर्पोरेट डेटर का कंट्रोलर, वो सी पॉइंट में भी तो इनकी बात हो रही थी। बट वहां एनपीए के पॉइंट से बोला था, यहाँ इन जनरल बोल दिया कि कॉर्पोरेट डेटर से कनेक्टेड लोग यहाँ पे रिजोल्यूशन प्लान फाइल नहीं कर सकते। और ये बात तो कल ही हो रही थी ना, शुरुआती मैंने इसे की थी कि जिसने पूरा बिजनेस डुबाया वही आ गया अभी रेजोल्यूशन प्लान देने, तो उसको कैसे अलाउ कर सकते हैं। तो ये वही बात है जहां से अपन ने कल ये टॉपिक स्टार्ट किया। अब क्लियर हुआ। अब थर्ड पॉइंट में अगर कनेक्टेड पर्सन की बात हो रही है इन जनरल, तो उसमें तो ये लोग भी आ रहे हैं ना। इन जनरल तो ये लोग कनेक्टेड पर्सन है। आपने बोला सर रिलेटेड पार्टी में क्यों रखा है इनको, तो भाई वैसे तो ये रिलेटेड पार्टी से ही ना। बट वो जो डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट था, उसके प्रोविजो में इन लोगों को कनेक्टेड पार्टी नहीं माना, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स में तो मानेंगे। बाकी ए से लेके आई में सारे पॉइंट्स में ये होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट जितनी भी है ना, ये सब कनेक्टेड पार्टी है एंड दे आर ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड। लेकिन इनको एग्जेम्पशन कहाँ पे मिला पता है? 2 पॉइंट्स में। एक जो क्लॉज बी है और एक क्लॉज ई है, इन दोनों में प्रोविजन हो रहा है। बाकी के ए टू आई में सब में कनेक्टेड पार्टी है। डेप्थ समझ आ रही पॉइंट की? ठीक है। अब बोलो आप कुछ कंफ्यूजन? एक बार वापस जाके पढ़ोगे ना घर पे खुद बैठ के वो रेफरेंस पॉइंट, तो आपको क्लैरिटी आने लगेगी। नहीं आएगी कल वापस समझाओ तो उसके बाद तो पता चल जाएगा। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। कंप्लीट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब नया प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। 29A यहाँ पे खत्म है, नई स्टोरी है और अच्छी है, सिंपल स्टोरी, मजा आएगा। द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग एंड सबमिटिंग रेजोल्यूशन प्लान। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ना कौन रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्लासिफिकेशन कर लिया। अब आगे बढ़े, अब रेजोल्यूशन प्लान मंगवाना शुरू करें ताकि अपना जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाए। तो ये रेजोल्यूशन प्लान मंगवाना कैसे है वो हमें देखना है। अब इसमें ना जो आरपी है, आरपी की ड्यूटी है कि वो लोगों को इनवाइट करे कि भाई आओ अपना अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करो, क्योंकि आप एलिजिबल हो तो आप सबमिट कर सकते हो। तो प्रोसीजर वहां से शुरू होगा। अब इसमें जो लोग रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकते हैं उनके लिए टर्म यहाँ पे यूज किया, प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। प्रोस्पेक्टिव मतलब ये लोग एलिजिबल हैं और इनमें से किसी का रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट हो सकता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, प्रॉपर रेगुलेशंस के साथ दिया हुआ है, अच्छे से दिया है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। पूरा रेगुलेशन नंबर 36A की सीरीज है, 36B है, 36C है, 37 है, ये सारे रेगुलेशन यहाँ पे दे रखे हैं। स्टार्टिंग में आपको पेज 10 पे ना समरी टेबल दे रखा है, और ये समरी टेबल को ही फिर प्रॉपरली नीचे समझाया। तो टेबल पे भी नहीं जाते अपन, डायरेक्ट डेप्थ में पढ़ लेते हैं है क्या। सबसे पहला पॉइंट है रेगुलेशन नंबर 36 कैपिटल ए। इसमें बात हो रही है इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ईओआई शॉर्ट में बोल रहे हैं। एज एन आरपी मैं क्या करूंगा, मैं सारे जितने भी प्रोस्पेक्टिव आरएज हैं मैं उनको इन्विटेशन भेजूंगा कि भाई आप आओ और आप लोग अप्लाई करो इस चीज के लिए कि कौन है आप में से जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना चाहता है। मैं आपको इन्विटेशन दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो इन्विटेशन की बात हो रही है इसी को बोल रहे हैं ईओआई करके बोला शॉर्ट में, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो जिन जिन को इंटरेस्ट है आके अपना प्लान सबमिट करो, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है। इन्विटेशन कौन दे रहा है? आरपी। समझ आया? अब आरपी जो इनविटेशन दे रहा है वो कैसे कैसे इनवाइट करेगा, तो उसके लिए पहले पॉइंट में इन्होंने बोला है कि एक फॉर्म जी होता है जो इशू किया जाता है
एज पर शेड्यूल 1। और ये फॉर्म जी इशू कौन कर रहा है? आरपी। उसके अंदर वो क्या कर रहा है पता है? वो कॉर्पोरेट डेटर की डिटेल्स बता रहा है कि भाई ये हमारी डिटेल्स है और ऐसा ऐसा हुआ है, और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन के आए और अपनी अपनी स्कीम सबमिट करें, और जिसका प्लान सही लगेगा उसके ऊपर आगे डिस्कशन होगी। तो भाई पब्लिक को बताओगे कि ऐसा हुआ है तो पब्लिक आएगी ना एप्लीकेशन करने। तो वो न्यूज स्प्रेड करने का काम आरपी कर रहा है। और जो बेसिक डिटेल्स हर किसी को पता होनी चाहिए, बेसिक डिटेल्स, वो फॉर्म जी के अंदर वो प्रिस्क्राइब कर रहा है। अब ये फॉर्म जी में क्या क्या डिटेल्स होती है वो अपने यहाँ पे साइट पे देख लेते हैं। ये फॉर्मेट है, देख लो। दिस इज फॉर्म जी, इनविटेशन फॉर expression of interest for operating at as a resolution applicant। देखो रेफरेंस भी आएगा, रेगुलेशन नंबर 36 कैपिटल ए। ये सारी डिटेल्स इस फॉर्म जी के अंदर होंगी। नेम ऑफ द कॉर्पोरेट डिटेल अलॉन्ग विद पैन नंबर, सीआईएन नंबर, एलएलपी नंबर, एड्रेस, यूआरएल ऑफ द वेबसाइट, डिटेल्स ऑफ द प्लेस वेयर मेजॉरिटी ऑफ द फिक्स असेट्स आर लोकेटेड, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द मेन प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्वांटिटी, वैल्यू, जितना आपने लास्ट ईयर में सेल किया, एम्प्लॉयज कितने हैं, बेसिक डिटेल तो बतानी पड़ेगी। ये सब पढ़ने के बाद ही कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मन बनाएगा कि चलो इस कंपनी के पीछे पड़ते हैं, इसको अक्वायर करने की कोशिश करते हैं और इसको रिजोल्व करते हैं वैसा। अदरवाइज तो कुछ आइडिया नहीं लगेगा। ये सब पॉइंट्स हैं इसमें। फिर टाइम लिमिट जो है ना वो भी देनी पड़ेगी। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शंस, एवरीथिंग ये सब कुछ रहेगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, प्रोसेस ईमेल आईडी टू सबमिट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो सब। प्रोसेस ईमेल आईडी याद आ रहा है कुछ? वो रेजोल्यूशन, अपना जो आरपी है, आईआरपी, उसको बोला था कि भाई ईमेल आईडी अलग बना लेना, सारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इसी के थ्रू होगा, ये प्रोसेस ईमेल आईडी, ठीक है, वो चीज़ है, तो लिंक होगा। अब लास्ट में देखो सबके सिग्नेचर, आरपी का सिग्नेचर, आरपी का रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आईबीबीआई और इसके साथ रजिस्टर्ड होता है ना, तो वो आपको नंबर मेंशन करना पड़ेगा। उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, कॉर्पोरेट डेटर कंपनी कौन सी, उसका नाम, डेट और प्लेस, तो ये सारी डिटेल्स जो है दिस इज फॉर्म जी। अब जब वो ये फॉर्म जी इशू करेगा तो उसके बाद जो है लोगों को पता चलेगा कि अच्छा अच्छा ऐसा है। तो फिर जो भी आरएज होंगे, जिनको प्रोस्पेक्टिव आरए बोला जा रहा है, वो लोग एप्लीकेशन करेंगे। तो ये इनविटेशन दिया जा रहा है कि आप आके अप्लाई करो, ये पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब टाइमलाइन आ गई। अगला जो पॉइंट है ये रेगुलेशन नंबर 36 कैपिटल ए का सब रेगुलेशन 1 है। सब रेगुलेशन के साथ ही चलेंगे तो थोड़ा डिटेल्स क्लियर होंगी। इसमें बोला है कि आरपी जो है वो ये फॉर्म जी कितना कितने दिन में पब्लिश कर दे, क्योंकि अभी इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस तो कमेंस हो चुका है। तो अब उसको ये फॉर्म जी बहुत ही जल्दी इशू कर देना चाहिए ताकि जो भी एप्लीकेशन है वो आ सके। तो इसमें बोला है एट द अर्लीस्ट, इन कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी जैसे ही होगा उसके बाद इमीडिएटली उसको जितना जल्दी हो सके ये फॉर्म जी जो है वो इशू कर देना चाहिए। अब जितना जल्दी हो तो चलो समझ आया, एट द अर्लीस्ट, लेकिन कोई डेडलाइन है या नहीं? तो डेडलाइन दे रखी है 60 डेज, नॉट लेटर देन 60th डे फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो जिस दिन सीआईआरपी का प्रोसेस शुरू हुआ ना ऑफिशियली, वहां से 60 डेज के अंदर अंदर उसको ये फॉर्म जी पब्लिश कर देना चाहिए, ये बता दिया। नेक्स्ट, पब्लिश कहाँ करेगा? ये मैसेज कैसे पहुंचाएगा लोगों तक? कौन अप्लाई करना चाहता है कौन नहीं, पता ही नहीं है ना। मैं इनविटेशन भेजूंगा तो कोई आएगा ना, बट इनविटेशन भेजू किसको? 1-to-1 लेटर तो भेज नहीं सकते। ओपन डोमेन में कर दो ना। कल वाला पॉइंट याद करो, स्टार्टिंग में बोला था कि भाई जो आरपी है या जो सीओसी है, उनकी इच्छा ये है कि ये ओपन होना चाहिए, जिसके पास भी बेस्ट प्लान हो वो लेके आए, अपने को तो वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है।
तो कोई रोक टोक नहीं करनी। हाँ, जो इनएलिजिबल है वो लॉजिकल है, 29A अपनी जगह सही है। बाकी कोई भी आओ मोस्ट वेलकम वैसा होगा। थोड़ा न्यूज़पेपर में छाप दो। अब न्यूज़पेपर वाली स्कीम तो आप एग्जीक्यूटिव से पढ़ रहे हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर है ना, वो सेम ही चल रहा है। कुछ तो ऐसा वेरिएशन लाना चाहिए, लेकिन नहीं। वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट, कॉर्पोरेट डेटर की वेबसाइट, आईबीबीआई की कोई वेबसाइट हो इस मैटर के लिए। देखिए, हर कंपनी की वेबसाइट जा जाके कौन चेक करेगा, लेकिन जो लोग इस तरीके की कंपनीज ढूंढ रहे होते हैं टू गेन सम एडवांटेज और बेनिफिट, वो आईबीबीआई की वेबसाइट पे जा ही सकते हैं कि भाई यहाँ पे सारा डेटा एक साथ मिल जाएगा तो पता चल जाएगा। और भी कोई मैनर में अगर इनविटेशन भेजे जा सकते हैं तो वो काम भी अपन कर सकते हैं, सिंपल। अब ये जो फॉर्म जी है, इसके अंदर मैंडेटरी कंटेंट्स में क्या होगा? देखो, वैसे तो अपन ने फॉर्म जी पूरा देख लिया, लेकिन उसके साथ कुछ एक दो पॉइंट स्पेसिफिक बोले तो वो भी समझ लो। स्टेट वेयर द डिटेल्ड इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डाउनलोडेड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम एज द केस में भी, वो लिंक दे दो कि भाई यहाँ से जाके ना आप ये फॉर्म जी तो चलो एक बेसिक सैंपल है, और भी डेप्थ में कुछ जानना है तो आप ये लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या होगी ईओआई के लिए, वो इसके अंदर आपको मेंशन करनी है। जब भी अपने फॉर्म जी में देखा भी, नीचे लिखा था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए आखिरी डेट सबमिशन की क्या रहेगी, तो बोला इट शुड नॉट बी लेस देन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द डिटेल्ड इन्विटेशन। 15 दिन का टाइम दो सामने वाले को, ये जो इन्विटेशन आपने भेजा है फॉर्म जी में, उसके बाद उसको 15 दिन का टाइम दो, जिसके बाद वो सोच के जवाब दे सके। तो मिनिमम उतना टाइम देना चाहिए, दैट इज अ टाइम लिमिट। अब ये डिटेल्ड इन्विटेशन के अंदर क्या क्या आएगा वो भी क्लैरिफाई कर दिया, तो हर चीज आपको प्रॉपरली समझा रहे हैं। डिटेल्ड इन्विटेशन इज अ लिस्ट, अगेन उसमें जो क्लॉज ए है उसमें बोला स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर द प्रोस्पेक्टिव आर एज एज अप्रूव बाय द कमिटी। भाई कमिटी की क्या एक्सपेक्टेशन है, उनको कौन से टाइप के रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स वो प्रेफर कर रहे हैं, तो इसके अंदर डिटेल बता दो। स्टेट द इन एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, वही 29A का रेफरेंस कि भाई आप इनमें से किसी में बिलोंग करते हो 29A में, तो आप अप्लाई मत करना, वैसे भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप टाइम मत वेस्ट करना। प्रोवाइड्स अस बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉर्पोरेट डेटर, वो अपन ने देखा पीछे, डिटेल्स देनी पड़ेगी। डी पॉइंट, नॉट रिक्वायर पेमेंट ऑफ एनी फीस और एनी नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट फॉर सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा डेप्थ में है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कुछ बातें रिलेट होंगी, जो बाद में तो समझाइए लेकिन यहाँ से भी क्लिक होनी चाहिए। नॉट रिक्वायर एनी पेमेंट ऑफ फीस और एनी नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट फॉर सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आप ये क्लियर कर रहे हो कि अगर आप कुछ अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस करते हो हमारे इस फॉर्म जी के सामने, तो आपको कोई पैसे देने पड़ेंगे, कोई फीस लगेगी नहीं, कोई डिपॉजिट, डिपॉजिट में लिखा है नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, मतलब रिफंडेबल वाला मांग सकते हैं डिपॉजिट के, नहीं मांग सकते, फीस तो नहीं मांग सकते। ये डिनायल है ना, ना बोला है नॉट रिक्वायर, यहाँ पे आपको लिख के देना पड़ेगा इसमें डिटेल्ड इन्विटेशन में कि वी आर नॉट चार्जिंग एनी फीस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स एंड वी आर नॉट चार्जिंग एनी नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, बट कैन वी चार्ज रिफंडेबल डिपॉजिट और नॉट। इसमें ऐसा मना किया कि रिफंडेबल डिपॉजिट भी नहीं ले सकते, मतलब ले सकते हैं, फीस नहीं मांग सकते, फिक्स फीस नहीं मांग सकते, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट नहीं मांग सकते। नॉन रिफंडेबल का मतलब कि फिर अगर आपका प्लान एक्सेप्ट नहीं हुआ तो पैसे डूब गए, वैसा तो नहीं कर सकते। बट रिफंडेबल के लिए तो मना थोड़ी किया, उन्होंने सीधा ऐसा लिख दिया होता कि ना फीस मांग सकते हैं, ना किसी भी टाइप का डिपॉजिट ले सकते हैं, तो ना रिफंडेबल वाला ले सकते हैं ना नॉन रिफंडेबल, बट यहाँ स्पेसिफाई किया नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट नहीं ले सकते। इसका दूसरा मतलब है कि रिफंडेबल डिपॉजिट ले सकते हैं, ये नोट करने वाली बात है। फिर आपने इस पे अभी ध्यान नहीं दिया और केस में आ गया, तो तब तो ध्यान जाएगा आपका, बट लेट हो चुका हो, रेफरेंस में कुछ नहीं मिलेगा। अब इसमें एक अमेंडमेंट है जो मॉड्यूल में नहीं था, तो इस इमेज में नहीं आया, एक क्लॉज ई इसमें ऐड हुआ है और एक उसके साथ प्रोविजो ऐड हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको उसको लिखना है तो नोट कर लो, एक लाइन का, ये ज्यादा नहीं। और साथ साथ में क्या, मैं वेरीफाई करता जाता हूँ रेगुलेशंस के, भाई कुछ रह गया हो तो स्किप नहीं हो जाए, क्योंकि मॉड्यूल पे मुझे 100% भरोसा नहीं है, दिख ही रहा है। क्या ना, रेगुलेशन नंबर 36, कि घर पे दूंगा ना तो फिर लिख के नहीं आओगे, मेरे को मालूम है। अभी जो करना है कर लो, लेकिन बुक में होना चाहिए नेक्स्ट टाइम, मेन बात वो है। मत देखा करो घड़ी वड़ी, मत देखा करो। हाँ, मैं उसका कुछ करता हूँ सेटिंग, सेटिंग में से हटाता हूँ उसको ये तो मेरे लिए नुकसान है।
पॉइंट कहाँ चला गया? सब रेगुलेशन नंबर 3 था ना? हाँ ये ई पॉइंट, ये पॉइंट है, देख लो। ये जो घड़ी की बात कर रहे हो ना आप, पता है आप लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है मॉल में और सब जगह पे कहीं भी जाते हैं घड़ी नहीं होती है ना? हाँ, वो जब जहाँ पे शॉपिंग करने जाओगे घड़ी नहीं होती, आपको टाइम देख के याद नहीं आना चाहिए लेट हो गया, आराम से खरीदो, हो जाओ शॉपिंग मॉल में तभी चलेगा। हाँ, ये ई पॉइंट है, देख लो। डी तक तो सेम था, ये ई पॉइंट मिसिंग है उसमें। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द कॉर्पोरेट डिटेल्स रजिस्ट्रेशन स्टेटस एज एमएसएमई। इतना जूम करूंगा तो बाहर निकल जाएगा। बोल के सुना देता हूँ ना, लिख लो। प्रोवाइडेड या प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ कॉर्पोरेट डिटेल्स रजिस्ट्रेशन स्टेटस एज एमएसएमई एज पर द एक्ट। आप एज इट इज वर्ड टू वर्ड नहीं लिखोगे चलेगा, शॉर्ट में लिख लो। मेन आइडिया है कि आपको पता होना चाहिए क्या पॉइंट है। अगर कॉर्पोरेट डेटा एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो ये डिटेल इसमें देनी पड़ेगी, इतना बोला। ठीक है। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा रजिस्ट्रेशन स्टेटस एज माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज इन अकॉर्डेंस विद द एमएसएमई एक्ट 2006। प्रोविजो भी आया है बाद में। नहीं चाहिए तो लिंक भेज दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं, बट अभी समझा दो। हाँ हाँ, वैसे लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास, आपको अभी लिखना है तो ठीक है, नहीं तो लिंक भेज दूंगा, घर पे लिख लेना, या फोटो लेना है फोटो ले लो। हाँ, फोटो खींच लो। हाँ, इसके फोन में अच्छा आ रहा हो। चलो प्रोविजो में है क्या वो तो देख लो। प्रोवाइडेड दैट वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जो कंपनी है कॉर्पोरेट डेटर, रियल एस्टेट का काम है, द कमिटी फॉर एन एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ अलॉटीज, ये बात बीच में हुई थी। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होता है ना, तो उसमें जो अलॉटीज होते हैं, मतलब जिनको फ्लैट बेचा होता है, अलॉट किया होता है ना, वो भी कमिटी ऑफ क्रिएटर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इन सच रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 10% और 100 क्रिएटर्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रिएटर्स इन अ क्लास विच एवर इज लोअर मे रिलैक्स द फॉलोइंग। मे रिलैक्स द फॉलोइंग मतलब जो ऊपर कंडीशन थी ना, उसमें से कुछ कंडीशंस को कट डाउन कर सकते हैं कि भाई ये नहीं फॉलो होगी तो चलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड इन क्लॉज ए अबव। क्लॉज ए में क्या था वो देख लो। Specify the criteria for prospective resolution applicants as approved by the committee in accordance with the clause H of subsection 2 of section 25। फिर दूसरा रेफरेंस दे दिया। इन शॉर्ट यहाँ पे जो कंडीशंस की बात हो रही है, उन कंडीशंस में से कुछ कंडीशंस को वेव ऑफ करना हो कि ये नहीं फॉलो होगी तो चलेगा, ऐसा पावर उनके पास होता है। अभी शॉर्ट में इतना ध्यान रख सकते हो, बाकी और डेप्थ में नहीं जाएंगे तो भी ठीक है। बी पॉइंट में बोला है कंडीशन रिगार्डिंग द रिफंडेबल डिपॉजिट। देखो आगे, अभी नॉन रिफंडेबल की बात कर रहे थे, तो रिफंडेबल तो अलाउड होता है ना, बट अगर कॉर्पोरेट डेटर जो है उसका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है और कमिटी में अलॉटीज है, तो वो लोग अगर चाहें तो ये कंडीशन को भी वेव ऑफ कर सकते हैं, मतलब रिफंडेबल डिपॉजिट भी नहीं भरोगे तो चलेगा। नॉर्मली तो क्या रिफंडेबल डिपॉजिट मांगते ही कि भाई जो सीरियस बंदा होगा ना वही अप्लाई करेगा, नहीं तो आलतू फालतू लोग फाइल करके चले जाएंगे फ्री होगा तो बोला रिफंडेबल डिपॉजिट वाली कंडीशन को भी वेव ऑफ करना हो तो कर सकते हैं। अब ये क्यों वेव ऑफ करेंगे? इन बेचारों को ना जरूरत बहुत ज्यादा है कि जल्दी जल्दी कोई आए हमारी कंपनी बचाए, हमारे पैसे फंसे वो निकलवा दे। बोला यार डिपॉजिट भी मत देना, तुम प्लान तो सबमिट करो। तो नीड के हिसाब से ना कंडीशंस को वेव ऑफ कर रहे हैं, जितना इजी रखेंगे उतने ज्यादा एप्लीकेशन है, उस इंटेंशन। ये स्पेसिफिक ये जो 2 पॉइंट्स है वो उन्हीं कंपनीज में हो सकता है जहाँ पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वाला बिजनेस हो, मतलब बिल्डर की कंपनी है। बाकी कंपनीज में ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए तो फिर ये 5 पॉइंट्स है ही ऊपर, जो सबके लिए है वो इनके लिए। समझ आए? स्पेशल केस। एक्चुअली ऐसी बहुत कंपनीज फंसती है ना, डीएचएफएल इसी में तो आएगा। डीएचएफएल का केस अपन देखे तो इसी में आएगा, इसीलिए। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये पॉइंट बाकी था अपना वो उसमें कवर हो गया। नेक्स्ट, ये जो ईओआई या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने की बात हो रही है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो कर सकते हैं। तो बोला वो भी ऑप्शन है। सब रेगुलेशन 4A, ये भी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था। एनी मॉडिफिकेशन इन द इन्विटेशन फॉर ईओआई मे बी मेड इन द मैनर as the initial invitation for expression of interest was made
बट इट इज प्रोवाइडेड दैट सच मॉडिफिकेशन शैल नॉट बी मेड मोर देन वंस। तो आरपी ने जो ये ईओआई के लिए इनविटेशन दिया था, उसमें कंडीशंस में कुछ मॉडिफिकेशन करने ऐसा उसको लगे तो कर सकता है, लेकिन एक ही बार, बार बार मॉडिफाई करोगे तो कंफ्यूजिंग लगेगा, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब इनविटेशन तो दे दिया आरपी ने कि भाई आओ सबमिट करो प्लान। तो आपकी तरफ से जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है कि हाँ भाई हम इंटरेस्टेड है प्लान सबमिट करने में, तो वो रिप्लाई कितने दिन में आना चाहिए, तो बोला 15 दिन में। तो जो प्रोस्पेक्टिव आरएज हैं उनको 15 डेज का टाइम मिलता है टू रिवर्ट कि हाँ भाई हम इंटरेस्टेड है और हम प्लान सबमिट करना चाहते हैं वैसा। अब जल्दी काम नहीं करोगे ना तो टाइम चला जाएगा। अब यहाँ टाइम लिमिट नंबर ऑफ डेज में रहने वाली है, क्योंकि 180 दिन में तो सब कुछ पैकअप करना है, तो जल्दी करना पड़ेगा ना वैसा। तो 15 दिन का टाइम मिलता है प्रोस्पेक्टिव आरएज को टू मीट द रिक्वायरमेंट्स एंड सबमिट देयर एक्सप्रेशन कि भाई हाँ हम रेडी हैं इस चीज के लिए और प्लान सबमिट करेंगे। अगर डिले किया आपने रिप्लाई करने में, 15 का 16 दिन हो गया, उसके बाद अगर आपका कोई रिप्लाई आता है तो यू आर रिजेक्टेड। ये पीछे है ना। हम्म। अच्छा वो इधर नहीं लिखा है, हाँ वो मैंने डायरेक्टली बोल दिया, वो 15 डेज वही जो पीछे लिखा है बराबर, वहां लिखा है विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज बी ऑफ सब रेगुलेशन 3, तो पीछे अपन ने देखा ना 15 दिन, 15 डेज वहां से आया, वो मैंने यहाँ नोट करते टाइम लिखा था, मैं डायरेक्टली बोल दिया। ओके, डिले किया आपने तो एप्लीकेशन रिजेक्ट, फिर कोई फायदा नहीं। अब जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करोगे तो साथ साथ में आपको कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोली हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में सबमिट करने पड़ेंगे। वो लिस्ट में क्या है वो देख लो। सबसे पहला, एन अंडरटेकिंग बाय द प्रोस्पेक्टिव आरए दैट इट मीट्स द क्राइटेरिया। अब एज अ एप्लीकेंट आपको बताना पड़ेगा कि भाई देखो मैं सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हूँ, जितनी भी आपने कंडीशन लगाई थी मैंने पढ़ी है और मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं, तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं। रेलेवेंट रिकॉर्ड्स इन एविडेंस ऑफ मीटिंग द क्राइटेरिया, उसके साथ उसके प्रूफ देने पड़ेंगे। सी पॉइंट में बोला अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि 29A में मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं, तो 29A भी हम ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, उसका भी प्रूफ। इसके बाद अंडरटेकिंग बाय द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन दैट इट शेल एप्लीकेंट दैट इट शेल इंटीमेट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फोर्स विथ इफ इट बिकम्स इनएलिजिबल एट एनी टाइम। मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैं देखो अभी तो ऊपर ना सेक्शन 25 में मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ ना 29A में, बट इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ हो गया कि मैं बाई डिफॉल्ट डिस्क्वालीफाई हो गया, मैं सामने से बता दूंगा, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करूँ, मैं ये भी लिख के दे रहा हूँ। तो बाद में नहीं बताया ना तो पता है क्या होगा, ये पॉइंट बीच में आएगा, बोले आपने लिख के दिया था कि अगर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे तो आप सामने से बताओगे, आपने बताया क्यों नहीं, तो ये तो गलत बात हो गई, तो ये पॉइंट बाद में आपके अगेंस्ट जाएगा, आपने राइटिंग में दिया है। उसके बाद अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का सबका मतलब वही है कि राइटिंग में प्रॉमिस कर रहे हो बाय द पीआरए दैट एवरी इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड इन द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रू, मतलब वही कि जो मैं बता रहा हूँ सारी डिटेल्स जेन्यून है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और अगर बाद में कुछ झूठ निकला तो जो भी रिफंडेबल डिपॉजिट अगर आपने मुझसे कुछ लिया है तो फोरफिट कर लेना, मैं कुछ नहीं बोल पाऊँ, सामने से लिख के दे रहे हो। इसी में ना जी पॉइंट साथ में ही आ गया है, वो उन्होंने फॉर्मेटिंग, क्योंकि ये मॉड्यूल का चार्ट है तो उसमें ना वो स्पेस नहीं दी, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था। अब बीच में देखो आपको दिख जाएगा एंड करके लिखा है, एन अंडरटेकिंग बाय द पीआरए टू द इफेक्ट दैट इट शैल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, वो बात कर हुई थी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आप कहीं पर डिस्क्लोज नहीं करोगे। ठीक है, इम्प्लाइड है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू डिलिजेंस बाय द आरपी, सिंपल है, आरपी क्या करेगा, ये सब वेरीफाई करेगा कि इसने सब लिख के तो दे दिया, हाँ भाई मैं सच बोल रहा हूँ, ये सारे प्रूफ है, तो प्रूफ को चेक तो करेगा। चेक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। राइट ऑफ द आरपी टू सी क्लैरिफिकेशन, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आरपी मांग सकता है, ये राइट भी उसके पास होगा, ये इम्प्लाइड से बात है। इसके बाद इशू ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल प्रोस्पेक्टिव आरएज, देखो एप्लीकेशन तो बहुत लोगों ने दिया होगा, लेकिन कितने लोग क्वालिफाई करेंगे वो तो डिपेंड करेगा। तो आरपी सारा ड्यू डिलिजेंस करने के बाद एक लिस्ट बनाएगा जिसको बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल प्रोस्पेक्टिव आरएज। प्रोविजनल लिस्ट का मतलब क्या होता है, ये लिस्ट फाइनल है या टेम्पररी है, टेम्पररी है। ठीक है, अब ये जो लिस्ट वो बनाएगा ना, वो लिस्ट सबको फॉरवर्ड करेगा, जो कमिटी ऑफ क्रिएटर्स है उनको भी, और जिन्होंने एप्लीकेशन किया था उनको भी, कि भाई देखो आपका नाम आया है लिस्ट में और आपका नाम नहीं आया है, और कमेटी को बता दिया कि इतने इतने लोगों का नाम हमने फाइनल किया है। अब आप सब लोग देख लो, किसी को अगर ये लिस्ट से कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे बता देना, और अगर नहीं है तो यही लिस्ट मैं फाइनल कर दूंगा वैसा। टाइम लिमिट्स खास देखना, बहुत कम टाइम दे रहे हैं प्रोविजनल लिस्ट बनाने के लिए, आरपी को सिर्फ 10 दिन का टाइम मिला है, 10 दिन में उसको शॉर्टलिस्ट करना है, कौन एलिजिबल कौन इनएलिजिबल, तो काम पे लगना पड़ेगा फटाफट। दूसरा, अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो 5 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाना चाहिए, तो टोटल प्रोसेस 15 दिन का हो गया। 10 दिन में पहले वो प्रोविजनल लिस्ट निकालेगा, सबका सबमिशन आने के बाद
अगर वो ऑब्जेक्शन किसी को है तो उनको 5 दिन में रिवर्ट करना पड़ेगा। जो लेट हो गया ना, टाइम गया, कोई एक्सटेंशन उसमें अभी तक बोला नहीं है। इसके बाद फिर तुरंत से फाइनल लिस्ट आ जाएगी, और वो कब तक आएगी? विद इन नेक्स्ट 10 डेज। उसमें लिखा है, वो बोल्ड नहीं किया, आप कर लेना। विद इन 10 डेज ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द रिसीट ऑफ ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन आने के बाद 10 दिन। तो टोटल टाइम यहाँ पे आपको पता चल रहा है कितना हो गया? 25 दिन हो गए, पहले 10 फिर 5 फिर 10, मैक्सिमम 25 डेज वैसा। ठीक है, तो ये 36 कैपिटल ए था, ये पूरी लिस्ट थी। इसके बाद है 36 कैपिटल बी। दिस इज रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान। अब वैसे यहाँ से तो नया स्टार्ट हो रहा है, और जितना टाइम ऊपर हो चुका है, मैं तो सोच के आया था आराम से आज ये 36 वाली पूरी सीरीज खत्म हो जाती। इवेल्युएशन मैट्रिक्स तक तो जाना चाहिए था सोच के। नहीं, वो आज पूरा लेट चल रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, 36 ए तक अपना कंप्लीट है, रिमेनिंग फिर कल देखते हैं।